हेलो एवरीवन। हेलो फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स। आज है तारीख 14 मार्च 2022 और है मंडे। आज के करंट अफेयर्स में इम्पॉर्टेंट हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है देखते हैं। और कल्चरा बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज़ कट वेस्ट टास्क फोर्स। तो अभी कर्नाटका के ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो कर्नाटका के जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन है, इसको जिन्होंने हेड किया है वो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी है, उनका नाम है टीएम विजय भास्कर। उन्होंने एक रेकमेंड किया है कि एक टास्क फोर्स बनाई जाए जिसका नाम हो कि कट वेस्ट टास्क फोर्स। वो जो गवर्नमेंट के बहुत सारे जो एक्सपेंसेस एडिशनल खर्चा जो कुछ भी होता है उसको कब करे या फिर उसको वेस्ट को कम करे, इसलिए उन्होंने इस टास्क फोर्स को क्रिएट करने का सुझाव रखा है। तब ये टास्क फोर्स का मतलब क्या है ये और या क्या काम करेगी। तो इन्होंने इस टास्क फोर्स ने उन्होंने क्या रिकमेंड किया है कि इसको ऑफिसर्स के या फिर स्टाफ्स के परफॉर्मेंस को टाइमली पेमेंट, मतलब ये सब कंपनसेशन, लैंड एक्विजिशंस, ये सब को मॉनिटर करने के लिए, और उनका जो कुछ भी वेस्ट बनेगा डिपार्टमेंट से वगैरह, ये सब ज़्यादा जो खर्चा होता है उसको कम करने के लिए। अब ये जो सारा पैसा है ये सब किसका है, ये तो पब्लिक का है, इसको पब्लिक रिसोर्स बोलते हैं वो लोग। तो इसको एक सिंगापुर ने इसी मॉडल को 2003 में अडॉप्ट किया था। तो अभी 3 साल में ही उन्होंने 11.4 मिलियन डॉलर का पब्लिक रिसोर्सेस उन्होंने सेव किए थे इम्प्लीमेंटेशन करके कट वेस्ट टास्क फोर्स का। तो और ये डे टू डे फंक्शनिंग को भी मॉनिटर करेगा ऐसा टास्क फोर्स। तो इसी में न्यूज़ में था। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि इंडिया में कर्नाटका का जोग्राफिकल लोकेशन क्या है। सब बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन कुछ नए यूज़र्स हमारे साथ जुड़ रहे, तो उनके लिए बता दो कि कर्नाटका का जोग्राफिकल लोकेशन, दिस इज़ इंडिया। और इंडिया में कर्नाटका का जोग्राफी लोकेशन क्या है, दिस, यहाँ पर ये जो ब्लैक में मैंने किया यहाँ पर कर्नाटक, ऊपर महाराष्ट्र, ऐसे करके। ओके, देन नेक्स्ट इज नासाज परसेवरेंस रोवर। तो अब न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि परसेवरेंस रोवर्स ने अभी पिछले महीने में 19 फरवरी को जब शिव जयंती थी, तो उसी दिन को नासा के परसेवरेंस रोवर ने एक फुल अर्थ का, मतलब जो फुल अर्थ हमारे यहाँ जो 365 डेज होता है, तो वहाँ पर उतने दिन मार्स पे बिताए और सक्सेसफुल लैंडिंग किए। तो इस दौरान ये रेड प्लैनेट पे उसने क्या किया, रोवर ने एक बहुत सारे मतलब एम्बिशियस टू डू लिस्ट उसने पूरी किए। तो उसमें क्या क्या है कि उसने बहुत सारे रॉक के सैंपल्स कलेक्ट किए इस प्लैनेट से, मार्स से, और इसने एक बेस स्टेशन सर्व किया है। एक इंजीनियरिटी हेलीकॉप्टर जो था परसेवरेंस रोवर के साथ ही नाम जुड़ा था, तो उसको एक बेस स्टेशन एक प्रोवाइड किया है हेल्प की तरफ। और इसने वहाँ से ऑक्सीजन भी एक्सट्रैक्ट किया था मार्स के एयर से। वहाँ का जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट है वहाँ से उसने कार्बन को कम करके जो ऑक्सीजन खींच लिया था उसको तैयार किया था। मॉक्सी एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, नीचे 5th लास्ट पॉइंट पे है। और इसने बहुत सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दे कि मतलब एक ही दिन में 320 मीटर उसने रो करके मार्स पर एक सिंगल डे में ट्रैवल करके एक नया रिकॉर्ड बनाया था 14 फरवरी को। और उसने वहाँ पर एक इन सितु रिसोर्स एक्चुअलाइजेशन एक्सपेरिमेंट भी किया था, उसका नाम था मॉक्सी, मार्स ऑक्सीजन इन सितु रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। वहाँ पर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, उससे अगर C हट जाए तो बचेगा O2, इसी को बोलते हैं ऑक्सीजन क्रिएशन का प्रोसेस। तो उसने एक प्रोटोटाइप ऑक्सीजन जनरेटर का भी एक काम किया था। अभी नासा के अभी ये परसेवरेंस रोवर क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो एक परसेवरेंस जेजेरो क्रेटर जो मार्स पे है, क्रेटर मतलब एक एरिया होता है, तो उसको एक्सप्लोर कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है कि वहाँ से कुछ सैंपल्स लिए जाए और फिर सैंपल्स अर्थ पे लाके उनको स्टडी किया जाए। तो इसको 2020 में लॉन्च किया था, किसके द्वारा, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलास 5, इसके द्वारा। ये आप इमेज देख सकते हैं। आई एम वेरी सॉरी फॉर द बैड क्वालिटी इमेज। देन नेक्स्ट इज़ अभी ये मिशन इतना सिग्निफिकेंट क्यों है, तो इसके बारे में कुछ देखते हैं। हमारा पूरा ध्यान कंसेप्ट क्लियर होने पर रहेगा, क्योंकि
अगर आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो पूरा जो नॉलेज रटा हुआ है वो बिल्कुल काम नहीं आएगा, जो नोट्स वगैरह। आपका कंसेप्ट कितना अच्छा है क्लियर, तभी एमसीक्यूज़ आपसे आप सही कर पाएंगे। तो पूरा ध्यान एमसीक्यूज़ के मतलब कंसेप्ट कितना क्लियर होता है इस पर देंगे। तो ये मिशन सिग्निफिकेंट क्यों है, क्योंकि इसने मॉक्सी एक्सपेरिमेंट इसको ट्राई किया। प्रीलिम्स में सवाल बनता है मॉक्सी एक्सपेरिमेंट को लेकर, जस्ट पूछ सकते हैं व्हाट इज़ मॉक्सी एक्सपेरिमेंट या फिर इसका पर्पज़ क्या था। तो बस मार्स पर किया गया एक इसरो का मतलब सॉरी नासा का एक्सपेरिमेंट था ऑक्सीजन को क्रिएट करने के लिए, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को। और ये इन सितु रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट था। इन सितु मतलब एक दो टाइप होते हैं इसमें, इन सितु एंड एक्स सितु। तो इन सितु मीन्स ऑन साइट एक्सपेरिमेंट होता है, साइट के ऊपर वहाँ पर डायरेक्ट। और एक्स सितु मतलब लैबोरेटरी या फिर कोई अलग रिजर्व जगह है वहाँ पर। एनवायरनमेंट में भी आप जब शंकर आईएएस की बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ कंजर्वेशन साइट्स जो होते हैं एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इन सितु साइट्स क्या होती है कि ऑन साइट मतलब नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स, इनको इन सितु मतलब ऑन साइट कंजर्वेशन साइट होती है। और एक्स सितु मतलब बोटेनिकल गार्डन्स वगैरह ये सब कुछ भी अदर चीज़ें जो थे सैक्रेड ग्रूव्स ये सब, इसको ऑफ साइट मतलब एक्स सितु साइट्स बोली जाती। तो मॉक्स एक्सपेरिमेंट एक इन सितु रिसोर्स यूटिलाइजेशन का एक्सपेरिमेंट था, मतलब ऑन साइट। और इसने इंजीनियरिटी हेलीकॉप्टर के भी उसको कैरी किया था मार्स पे ऊपर फ्लाई करने के लिए। फिर इसी रोवर ने एक बात प्लान की थी कि इसको बहुत सारे वहाँ के रॉक सैंपल्स जो है मार्स से कलेक्ट करके, रेड प्लैनेट उसको बोला जाता है, वहाँ से बहुत सारे रॉक के सैंपल्स, मिट्टी के सैंपल्स ले जाके हमारे यहाँ हाईटेक जो लेबोरेटरीज होती है अर्थ में, उसको बायो सिग्नेचर्स या फिर सिग्नेचर्स ऑफ मतलब उसको एनालाइज करके उस पर रिसर्च करके ये पता लगाया जा सकता है कि क्या वहाँ पर कुछ साल पहले, कुछ हज़ारों साल पहले, मिलियन साल पहले, कि क्या वहाँ पर लाइफ थी, क्या वहाँ पर जीवन का अस्तित्व था। तो ये सब रिसर्च बहुत सारे आने वाले आगे एक्सपेरिमेंट्स में भी इंडिया को, और सॉरी इंडिया मतलब पूरा ग्लोब को हेल्प करेगा। अब ये मार्स का इतना महत्व क्यों है, इसका नियर टर्म इंटरेस्ट क्यों है हमारे, लेकिन क्योंकि मार्स एक मतलब हमारे अर्थ से बहुत नज़दीक वाली कंट्री है। आपको इसका मतलब वो बताता हूँ मैं कि सोलर सिस्टम में तो मार्स का इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये बहुत अर्थ के नज़दीक है। इसका लोकेशन सोलर सिस्टम में आपको बताता हूँ। तो ये है सन एकदम ऊपर कोने में, और अर्थ आपको दिखाई देगी। उसके ठीक यहाँ पर मार्स मतलब उसके बीच मतलब एकदम नेबरिंग। और ये सन से चौथा प्लैनेट है, अर्थ सन से तीसरा प्लैनेट है, मर्क्यूरी सबसे पास है। तो इतना नज़दीक है। और यहाँ पर मतलब लाइफ वगैरह ये पाया जा सकता है, या फिर आगे भी चल के यहाँ पर लाइफ को सपोर्ट किया जा सकता है, ऐसा बहुत सारे लोगों का, एनालिस्ट का कहना है। और यहाँ पर कुछ मतलब फ्लोइंग वाटर की भी संभावना थी। और फिर इसका कमर्शियल ट्रैवल के लिए भी इसका इम्प्लीकेशंस वगैरह ये सब हो सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इज FATF। FATF का क्या मतलब होता है कि FATF एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। उसको इस्टेब्लिश किया था 1989 में। और किसके इनिशिएटिव से इसको इस्टेब्लिश किया था, वो है G7 का ग्रुप जो था उसके थ्रू। G7 का करंट अफेयर्स आपको पिछले कुछ वीडियोस में मिल जाएगा। आई थिंक 8 मार्च का करंट अफेयर्स में आपको मिल जाएगा। तो G7 क्या है कि इट इज़ अ पॉलिसी मेकिंग बॉडी। G7 का आगे भी मैं आपको फिर करंट अफेयर्स मतलब दे दूंगा नोट्स के थ्रू। ये एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है जो एक बहुत सारे मतलब पॉलिटिकल विल या फिर इसको ब्रिंग करने के लिए, नेशनल लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लाने के लिए बहुत सारे एरियाज में काम करती है। इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है, वो है OECD के हेडक्वार्टर में, यहाँ पर पेरिस में उसका हेडक्वार्टर है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट हेडक्वार्टर्स इन पेरिस उसका सेक्रेटेरिएट है। फिर इस FATF के रोल्स क्या होते हैं, तो पहले तो जब इसको इस्टेब्लिश किया था तो इसका रोल सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग को काबू में करना, इतना ही रोल था। फिर 2001 में इसमें एक नया एक्सपांशन लाया कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ जो भी एक नया फीचर ऐड कर दिया कि जो भी कंट्रीज टेररिस्ट को मतलब उनको फाइनेंस करेंगी
तो उनको भी इस लिस्ट में शामिल किया जाएगा और गिना जाएगा। और फिर अप्रैल 2012 में भी फिर उनको और एक नया फीचर ऐड कर दिया कि जो कंट्रीज फाइनेंस करेंगी प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को, तो उनको भी वहाँ पर इकोनॉमिक सैंक्शंस ये सिर्फ एफ की लिस्ट में लाया जा सकता है। तो इसका कंपोजिशन क्या है, तो एफ में अभी तो करंटली 37 मेंबर्स का जुरिस्डिक्शंस है और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें शामिल है। और ये मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल सेंटर्स, दुनिया भर में जो भी फाइनेंशियल सेंटर्स है उनको रिप्रेजेंट करता है। और बहुत सारे इट आल्सो हैज़ ऑब्जर्वर्स एंड एसोसिएट मेंबर्स आर आल्सो देयर। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं एफ की मीटिंग कैसी होती है, बहुत सारे सीरियस मेंबर्स आर देयर। देन इसमें 2 लिस्ट होती है एफ में। अगर आप पिछले मेरी वीडियोस देखते आए तो आपको पता होगा कि ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट एफ की लिस्ट में होता है। एफ यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है G7 के द्वारा बनाई गई थी। और पाकिस्तान को लेके बहुत न्यूज़ में होती है क्योंकि उसने क्या किया कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला है। तब ये 2 लिस्ट क्या होती है, तो ब्लैक लिस्ट का मतलब ये होता है कि एक कंट्री को पूरी तरह मतलब ब्लैक लिस्ट किया जाना, कि उनको जिम्मेदार ठहराना कि आप टेररिस्ट फाइनेंसिंग करते हैं, आप टेररिस्ट जो लोग हैं उनको पैसे देते हैं। सॉरी फॉर दिस। देन एफ में क्या होता है कि एक रेगुलरली अपने लिस्ट को अपडेट करता है। ब्लैक लिस्ट में बस इतना ही होता है कि एक कंट्री है, अगर पाकिस्तान को पूरा उन्होंने एक्सपोज कर दिया, प्रूफ के साथ पाकिस्तान को कह दिया कि आपने इतना इतना पैसा टेररिस्ट को दिया है उनको फिर दहशत फैलाने के लिए, तो ये ब्लैक लिस्ट कंट्री होती है। और इसके बहुत सारे बुरे परिणाम होते हैं कंट्री पे। और एक होती है ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट करने से पहले एफ वार्निंग देता है कि आप ऐसा कर रहे हैं, अगर आपको ब्लैक लिस्ट में नहीं आना है तो आप ये सब बंद कर दीजिए, ये वार्निंग होती है। और इस वार्निंग के साथ उस कंट्री को ग्रे लिस्ट में डाला जाता है और कुछ सुधार करने का मौका दिया जाता है। इसको ग्रे लिस्ट बोलते हैं। अगर कंट्री को एक ग्रे लिस्ट में आ गई तो उसको क्या क्या परिणाम हो सकते हैं उस पर, तो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगते हैं। अभी बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि व्हाट इज सैंक्शंस, मतलब पर्सनल मैसेजिंग वगैरह भी मेरे दोस्त है वो सब पूछते हैं कि व्हाट इज सैंक्शंस। तो सैंक्शंस मतलब है कि इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शन होता है। अभी रशिया पे सब कनाडा ने सैंक्शंस लगाई, अमेरिकन सैंक्शंस लगाए, नाटो ने सैंक्शंस लगाए, फिर यूरोपियन यूनियन ने भी सैंक्शंस लगाए। तो सैंक्शंस क्या होता है कि अब इन सब ने रशिया पे सैंक्शंस लगाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि रशिया का इंपोर्ट कोई खरीद देगा नहीं। फिर रशिया के ऊपर उनकी ग्लोबल इकोनॉमी, मतलब जो कुछ भी इकोनॉमी का ट्रेड वगैरह सब वो सब होता है, तो उस पर पूरा उनकी इकोनॉमी को ख़राब करने का ठान लिया है, ऐसा होता है। इसको आइसोलेट किया जाता है, तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक सैंक्शंस। कोई उस कंट्री को लोन नहीं देगा, कोई सब असिस्टेंस नहीं देगा, ये सब सैंक्शंस में आता है। अमेरिका का एक बहुत पॉपुलर सैंक्शंस है, उसका नाम है काटसा सैंक्शन, CAATSA। काटसा मतलब काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। तो ये इसमें क्या होता है कि इकोनॉमिक सैंक्शंस मतलब किसके द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब IMF, वर्ल्ड बैंक और ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनके द्वारा इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं उन कंट्रीज़ को जो ग्रे लिस्ट में है। और फिर उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं लोन्स मिलने के लिए। कोई भी उनको लोन नहीं देगा अगर कोई कंट्री ग्रे लिस्ट में है। IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB और या फिर अदर कंट्रीज उनको लोन नहीं देगी, क्योंकि भाई आप तो फिर पहले से ही ग्रे लिस्ट में है, तो फिर हम आपकी तो स्थिति बुरी है और आपकी मतलब सब अच्छा नहीं चल रहा आपका, आप टेरर फाइनेंसिंग करते हैं, हम आपको लोन नहीं देंगे, ऐसा आइसोलेट किया जाता है। और इंटरनेशनल ट्रेड में भी रिडक्शन आता है ऑफ कोर्स व्हेन इतना बुरा इसका मतलब इम्प्रेशन पड़ता है ग्लोबल इकोनॉमी पे, कोई ट्रेड नहीं करेगा, ये सब तो डेफिनेटली ये होगा। और इंटरनेशनल बॉयकॉट भी होता है कि आप तो टेरर फाइनेंसिंग करते हैं, हमें आपसे कोई रिलेशन नहीं बनाने। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इज रॉसकॉस्मोस के बारे में। अभी कल ही न्यूज़ में था कि रशिया की जो स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस, उन्होंने बोला था कि अभी हमारा जो स्पेस स्टेशन है उस पर यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन और कनाडा के सैंक्शंस लगाए। तो आप ये सैंक्शंस हटा दीजिए क्योंकि बहुत सारा मतलब ये स्पेस स्टेशन को वर्क करने के लिए जो इकोनॉमी जो पैसा होता है उस पर ही आपने सैंक्शंस लगाए, तो हम इतना पैसा जनरेट नहीं कर पाएंगे कि इसका फंक्शनिंग हो, इसका मेंटेनेंस हो। नहीं तो ये स्पेस स्टेशन आके समंदर में या फिर ज़मीन पर गिर जाएगा।
स्पेस स्टेशन का वज़न करीब 500 टन वज़न है, और ये ज़मीन या फिर समुद्र में गिर सकता है। ये बहुत महंगा है, और इसको रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया ने वार्न किया है कि आप अब ये इलीगल सैंक्शंस हमसे हटाइए, क्योंकि इसका जो ऑपरेशन वगैरह ये सब होता है, मेंटेनेंस होता है, इस पर आपने सैंक्शंस लगाए, इसका फंक्शनिंग नहीं हो रहा है। तो और ये रशिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि रशिया इंश्योर करता है कि हर साल लगभग 10 से 11 टाइम्स इसका रूटीन चेकअप हो, या फिर स्टेशन का ऑर्बिट करेक्ट किया जा सके, इंक्लूडिंग टू अवॉइड स्पेस डेब्रिस, इसको बोल के। फिर जिनेवा कन्वेंशंस, अभी रशिया का ये न्यूज़ में चल रहा है, तो रशिया का हम वो एक जोग्राफिकल लोकेशन इसका देख। तो ये रहा रशिया का जोग्राफिकल लोकेशन, ये पूरा ग्लोब। यहाँ पर ऊपर इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ साइड में ये है येलो में रशिया। ये पूरा जो येलो पार्ट दिख रहा है ये सब रशिया है, बहुत सारा बड़ा जोग्राफिकल एरिया है। और फिर उसके बाजू में ही यहाँ पर यूक्रेन आपको दिख रहा होगा, ये पिंक में है सब, यहाँ पर यूक्रेन है। ये बात समझ लीजिए, जोग्राफिकल लोकेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक उसके नीचे ब्लैक सी है, ऐसे मैपिंग करनी होती है। अगर आपके पास ऑक्सफोर्ड का एटलास नहीं है, तो आप तुरंत जाके खरीद लीजिए और उसका प्रैक्टिस कीजिए। अभी मैं इस लेक्चर्स में भी आपको ज़रूर प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन आपसे खुद से भी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इज जिनेवा कन्वेंशंस। तो जिनेवा कन्वेंशन न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो रशिया ने आर्म्ड इन्वेजन किया है यूक्रेन के ऊपर, तो उसने बहुत सारी असुविधाओं को क्रिएट किया है। लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का यूक्रेन में। तो जिनेवा कन्वेंशंस क्या है कि जब भी कोई वॉर होता है, तो वो कुछ वॉर्स के लिए एक रूल सेटअप किया जाता है। तो जिनेवा कन्वेंशन क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स है जो प्रिस्क्राइब करता है बहुत सारी गाइडलाइंस को, कि ड्यूरिंग वॉर बिहेवियर किसी कंट्री का कैसा होना चाहिए, या फिर कुछ जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो बढ़ता है, तो उसको लेके कैसा अपना पूरा बिहेवियर होना चाहिए। जो भी प्रिजनर्स है या फिर बहुत सारे सिविलियंस लोग हैं, तो उनको कैसे मदद मिलनी चाहिए, ये सब ये जिनेवा कन्वेंशंस बहुत सारी कंट्रीज़ ने उसको फोकस किए। अभी तो करंटली इसको रेटिफाई किए 196 कंट्रीज़ ने, इंक्लूडिंग ऑल यूएन मेंबर स्टेट्स। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर जिनेवा कन्वेंशन पे सवाल बना, तो पहला स्टेटमेंट या फिर उसमें जो कोई भी स्टेटमेंट होगा, वह एक स्टेटमेंट हमेशा फिक्स रहेगा कि इसमें कितने मेंबर्स कंट्रीज़ है, और क्या यूएन की ऑल कंट्रीज़ का मेंबर स्टेट्स हैं। तो यस, इसके यूएन के जो भी कुछ और सभी मेंबर्स हैं, ये सब जिनेवा कन्वेंशन को रेटिफाई करते हैं। तो इंडिया भी यूएन का मेंबर है, तो इंडिया ने भी जिनेवा कन्वेंशन को रेटिफाई किया है। रेटिफाई करना और इसका मेंबर होना अलग बात होती है। इसके बारे में आगे हम डिस्कस ज़रूर करेंगे कि क्या एक्चुअल डिफरेंस है। सब कंसेप्ट आप मैं आपको क्लियर कराऊंगा, जस्ट बी विथ मी। और एक कन्वेंशन मेनली किस पर फोकस करता है? ट्रीटमेंट ऑफ सिविलियंस एंड प्रिजनर्स ऑफ वॉर। इनको अच्छी ट्रीटमेंट मिल जाए, सिविलियंस या फिर जो कुछ भी वॉर में प्रिजनर्स बने, उनको अच्छी ट्रीटमेंट मिले। और इसको एक बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स को ये करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी ने वो ग्रीन गैस करके फ्लोरीन जो गैस था, तो उसको यूज़ किया था एज अ वेपन कन्वेंशन, तो उसके बाद में उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया था। ये सारे वेपन्स बहुत सारे डेंजरस हो सकते हैं। तो फिर एक लास्ट करंट अफेयर से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो ये विलेज प्रोग्राम क्या है? ये एक स्कीम है यूनियन गवर्नमेंट की। इसका जिक्र बजट में इस साल के बजट में 2022 और 23 के जो अभी बजट प्रेजेंट हुआ फरवरी में, उसमें इसका अनाउंसमेंट किया था कि एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम होगा, जिसमें क्या होगा कि यूनियन गवर्नमेंट प्लान करेगी बहुत सारे चाइना के बॉर्डर के हमारे मतलब उसको चाइना के बॉर्डर के पास जो कुछ भी हमारे बहुत सारे विलेजेस है, तो उनको इस स्कीम के अंदर लाया जाएगा और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। The concept of a vibrant village program is to improve living conditions of the people living close to the line of actual control. लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या होता है कि अभी मैं आपको बताता हूँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है और लाइन ऑफ कंट्रोल में फ़र्क क्या है। ये ग्रीन में चाइना है, ये हमारा इंडिया। तो लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल
ये जो ब्लैक में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहाँ पर जो चाइना की तरफ से। और ये पर्पल में आप देख सकते हैं, ये जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, वो है पाकिस्तान की साइड से। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना की तरफ से और लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान की तरफ से, इस इतना ही डिफरेंस है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मतलब चाइना की तरफ से जो कुछ भी विलेजेस है उनको अच्छे से डेवलप किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाएगा। अब इस स्कीम का इन सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है? तो ये बहुत सारी कम्युनिटीज़ को उनके अच्छा जीवन मान उनको बनाने के लिए, लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। रोड कनेक्शंस को इस्टेब्लिश किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा इस स्कीम के थ्रू। और बहुत सारा टूरिज़्म को भी बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि टूरिज़्म के सेक्टर को देखते हुए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वहाँ पर का क्लाइमेट भी उतना अच्छा है कि टूरिज़्म प्रमोट किया जा सकता है, इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है। तो बस ये इसमें इतना ही था। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को इम्प्रूव करेंगे, रोड कनेक्शन देंगे, विलेजेस को डेवलप करेंगे। वाइब्रेंट विलेज की स्कीम मतलब बस एमसीक्यू बना तो पूछ सकते हैं क्या ये पूरे देश के लिए है? तो नहीं, ये बस उन एरियाज के लिए जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मतलब चाइना के वहाँ पर है। तो अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, द डिस्क्रिप्शन इज इन सॉरी द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब शेयर सपोर्ट, थैंक यू।